Hello students. So I'm going to teach you NCERT बोर्ड पेपर सॉल्यूशन मार्च 2020। तो यहाँ देखो, मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा के उसके कॉन्सेप्ट और ट्रिक सिखाऊंगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, what will be the graph for equation 6x minus 2x square plus 7? देखो बच्चों, here they are asking you graph। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी किसी का ग्राफ दिया हुआ इक्वेशन के लिए आपको कैसे पता चलेगा? तो इसमें x का पावर 1 है, इसमें x का पावर 2 है और यहाँ पे तो x ही नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 2। तो जब उसको हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री। अब डिग्री 2 हो तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है हमारा? पैराबोला। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन में ये याद रखना, डिग्री 1 हो तो वो इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग लीनियर, और उसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। और यहां तो हमने देख लिया डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और वो ग्राफ होगा आपका पैराबोला। अब अगर आपका डिग्री 3 हो, डिग्री 3 यानी समझो वहां पे एक्स क्यूब होगा, डिग्री 1 यानी आपका एक्स या वाई या जेड होगा, उसमें कोई पावर्स नहीं होंगे। ओके, सो डिग्री 3 हो तो आपका बोला जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। अब उसका होगा आपका क्या? कर्व। तो ये याद रखना। तो इसके अलावा ये भी पूछ सकते। नाउ क्वेश्चन 2, स्टेट द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इफ a स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 दिया है। क्या दिया बच्चों? ग्रेटर देन 0। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो आपका रूट्स क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या होगा? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग होगा। अब इसमें ये याद रखना, ये इक्वल टू है जहां पे और दो चीज हो सकता है। अगर इन केस यहां पे आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 दिया जाएगा, तब आप यहां पे लिखोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल लिखोगे। ओके, तो ये याद रखना। और एक और कंडीशन है, अगर ये कंडीशन के जहां पे आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, उस समय रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये याद रखना। ओके, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो नॉट रियल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, 2k plus 1 13 5k minus 3 are 3 consecutive terms of an AP। तो बच्चों ये AP का क्वेश्चन से, देन k की वैल्यू पूछा है वहां पे। अब देखो ये ऑप्शंस में 9 4 17 13, दिस इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे ट्रिकी सॉल्व करने का सबसे पहले तो एपी क्या होता है बच्चों? जिसका डिफरेंस सेम होता है। तो टर्म्स के बीच में क्या होना चाहिए? डिफरेंस सेम। तो एक कैसे करना चाहिए? चलो ऑप्शन में से इसको उठा के डाल देते। तो k की वैल्यू समझो अगर 9 है तो 9 लगा दो इसमें, तो 2 9 का कितना होता है? 18, 18 प्लस 1 19, और ये हो गया 13, और ये हो गया 9 5 45 माइनस 3 कितना होता है बच्चों? 42। तो देखो यहां से ये डिक्रीज हो गया और यहां से ये इंक्रीज हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आइदर इट मस्ट बी डिक्रीजिंग, आइदर इट मस्ट बी इंक्रीजिंग इन एपी। ओके, तो ये हो नहीं सकता। अब चलो 4 लगा के देखें। सो 4, तो देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4 2 8, 8 प्लस 1 होता है हमारा 9, और ये दिया है 13, और यहाँ पे 5k माइनस 3 क्या होता है? देखो 5 4 20, 20 माइनस 3 कितना होता है बच्चों? 17। तो यहाँ पे लिख दिया 17। तो देखो 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 4 इज 17। तो ये रहा हमारा आंसर। डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते रहिएगा, सारा सेक्शन एक एक क्वेश्चंस में कंप्लीट करूंगा इस पार्ट में। ओके,
So now we will see question number 4. For the given figure, BC equals to 20 centimeter and angle A equals to 30 degree, then AB equals to and BC equals to is given. तो देखो you are having already diagram, तो बच्चों पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ ध्यान दो, आपको एक एंगल दिया है और एक साइड दिया है, तो जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ये सिंबल जब होता है इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल और एक साइड दिया हो तो ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। अब इसमें देखो हमें पता करना है ए बी, तो ए बी ये साइड हो गया हमारा। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखो बच्चों एंगल इधर दिया है, तो एंगल के सामने इट मींस ऑपोजिट, ऑपोजिट के हिसाब से ये हो गया इसका क्या हो गया बेस, एंगल ए के हिसाब से ये हो गया ऑपोजिट, और ये क्या हो गया हमारा दिस इज द लार्जेस्ट साइड। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो लार्जेस्ट साइड होता है और उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब यहां ध्यान दो, हमें पता करना है ए बी, तो ए बी के लिए क्या ऑपोजिट साइड दिया हमारा, एंगल दिया है और हमें बेस ढूंढना है। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो ऑपोजिट अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है tan, और ये एंगल ए का 30 दिया है तो सीधा tan 30 इक्वल्स टू, अब देखो ऑपोजिट दिया ये रहा, तो ऑपोजिट कितना दिया बच्चों 20 अपॉन और बेस हमें ए बी, तो ये ऐसा करने का, तो ए बी और ये tan 30 का वैल्यू कितना होता है याद है 1 अपॉन √3, 20 अपॉन ए बी, तो ए बी इधर ले जाओ और ये √3 उधर जाएगा तो 20 √3। देखो बच्चों अगर ऑप्शन में थोड़ा ध्यान दोगे तो देखो 20 अपॉन 20 √3, 20 √3 देखो पहले में ये 40 दिया ये 40 दिया और ये 20 अपॉन √3 दिया, तो यहाँ पे ए के ऑप्शन में जो सबसे पहले ए बी के लिए डिनोट कर रहा है तो खत्म। अब देखो तसल्ली के लिए हम लोग थोड़ा बीसीबी कर लेते हैं, ठीक है। अब चलो सॉरी एसी कर लेते। अब एसी के लिए क्या करना चाहिए, देखो एसी हमारा हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज के हिसाब से ये एंगल हमारा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला बच्चों साइन का, तो देखो साइन 30 इक्वल्स होता है हमारा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 लिख दिया, ऑपोजिट कितना हमारा 20, तो ये रहा 20 और हाइपोटेन्यूज को हमें ढूंढना है और वही हमारा एसी है, तो देखो 2 इधर जाएगा एसी इधर आएगा, तो एसी इक्वल्स टू 220 का कितना होता है 40, तो देखो बच्चों आ गया 40। तो देखो ये पूरा मैंने डिटेल में लिखा ताकि आपको समझ में आए, बट आप डायरेक्ट एग्जाम में यही एक बार लिख के सीधा आंसर टिक, ओके। नाउ क्वेश्चन 6, from the given rational numbers dash will have non terminating recurring decimal। देखो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कब होता है वो चीज याद रखना। अब देखो कैसे मैं बोल रहा हूं, देखो ऊपर कुछ भी है उससे कोई लेना देना नहीं, डिनोमिनेटर क्या डिनोमिनेटर, फॉर एग्जांपल आपका p अपॉन q हम लोग ले लेते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये q, डिनोमिनेटर हमेशा याद रखना 2 और 5, 2 और 5 का ही मल्टीपल होना चाहिए, 2 और 5 साथ में आएगा तो भी चलेगा, बट इसके अलावा और कोई उसके फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, याद रखना। तो जैसे कि क्या कहना चाहता हूं याद ध्यान दो, पहले इसका डिनोमिनेटर देख लेते हैं। 32 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप देखो 32 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, देखो 2 के अलावा और कोई नंबर आया नहीं आया, गुड। अब यहां ध्यान दो 248 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते, नाउ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अब यहां पे 2 62 जा और 2 31 जा, बट देखो बच्चों 31 इज ए प्राइम नंबर, 2 के अलावा 31 आया, गद्दार देखो ध्यान से। अब चलो 160 के लिए चेक करते हैं, तो 160 के लिए देखो 2 8 इज 2 40
2 20 2 10 2 5 5 1 देखो 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं आया, तो ये सही है। तो ये नंबर जो डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टरेशन में 2 2 एंड 5 और 64 का भी जब प्राइम फैक्टरेशन करोगे आप, आपको सिर्फ 2 का ही मल्टीपल्स मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। तो ये याद रखना, 2 के अलावा अगर कोई और आया, कोई और भी नंबर 2 और 5 को छोड़ के कोई और नंबर आ गया, डेफिनेटली दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। सो आवर आंसर इज 17 अपॉन 248। तो मेथड याद रखना, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आपका 2 और 5 होगा तो टर्मिनेटिंग, इसके अलावा और कोई आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब चलो, अब नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, now we will see fill in the blanks. Question number 7. LCM of 23, 35, 46 is dash। देखो बच्चों, यहाँ पे पूछा है LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स, तो उस हिसाब से टाइम मैनेज करना है। अब 23, 35, 46 पर है तो 23 प्राइम नंबर है। अगर 46 को देखोगे तो देखो 46 23 2 होगा। अब 35 की अगर मैं बात करूं, ये तो 5 7 होता है, तो सीधी सीधी बात है 23 ऑलरेडी इसके अंदर आ रहा है। तो अब जब इसका एलसीएम लोगे, देखो मैं लिख के दिखाता हूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 23 35 46 जब तीनों का साथ में एलसीएम लेते हैं, 2 23 35 और 23, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर्स थे, ये मतलब ऑड नंबर्स थे। ओके, अब 23 तो प्राइम नंबर है और ये भी 23 और 35 5 के टेबल में आता है। 5 7 तो देखो बच्चों 23 तो 23 के टेबल में जाएगा, तो 7 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट जब एलसीएम 23 35 और 46 का करना है तो आपको 23 को लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 23 ऑलरेडी 46 में आता है। तो 46 इंटू आपको 35 करना होगा। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे सिंपल बता, 5 2 होता है हमारा 10, तो 7 3 कितना होता है बच्चों 21, ये 5 2 10 होता है ना, तो एक जीरो लगा दिया। अब 7 3 21, 7 2 14, 14 प्लस 2 कितना होता है 16, तो 1610 इज योर आंसर। इन शॉर्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3x plus 19y equals to 90 and 19x plus 13y equals to 70, then x plus y equals to, देखो बच्चों x plus y पूछा है। यहां पे एक चीज आप ध्यान दो। ओके देखो, सॉरी ये 13x है। ओके 13 प्लस 19y जो है, देखो ये 13 है, इधर 13 है, ठीक है। देखो एक बार x के पास है, एक बार y के पास है। ये 19 y के पास है, ये 19 x के पास है। अब ये 90 और ये 70 जीरो, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पे ध्यान दो, जब ये ऐसा फॉर्मेट में हो, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू c1 जो भी दिया है एंड bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू c2 जो भी दिया है। देखो एक इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। अगर आपको प्लस पूछा है ना तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इन दोनों को प्लस कर दो। कैसे, देखो 13x प्लस 19x, ओके नाउ 19y प्लस 13y इक्वल्स टू मतलब देखो LHS को LH के तरफ प्लस करो, RHS को RHS के तरफ प्लस कर दो, तो ये हो गया 90 प्लस 70। ओके नाउ 13 प्लस 19 कितना होता है बच्चों 32x, 19 प्लस 13 कितना होता है बच्चों 32y, और 90 प्लस 70 कितना होता है हमारा 160। देखो 32 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू 160 बचा, 32 5 160। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5, खत्म। अब चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x years। देखो प्रेजेंट एज मतलब फिलहाल अभी के लिए उनका उम्र x years है, एंड द टोटल एज ऑफ इज 2 sons। देखो 2 बच्चों का पूरा जोड़ के उम्र y years है, इनके 2 बेटे, ठीक है। देन द सम ऑफ देयर एजेस 5 years hence will be। देखो बच्चों 5 years hence
हैंस विल बी, ये जो होता है ना फ्यूचर टेंस होता है, तो ये जो विल है ये 5 इयर्स विल बी मतलब 5 साल बाद, तो अभी फिलहाल उनकी उम्र x है और हमें क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पे बोला है हमको सम करने, पापा की उम्र x है, 5 साल के बाद क्या होगी x प्लस 5। अब देखो दो बच्चों की उम्र y है, तो पहले बच्चे का उम्र भी तो 5 बढ़ेगा, दूसरे का भी तो 5 बढ़ेगा, तो प्लस दोनों का साथ में 5, एक का बढ़ा फिर दूसरे का भी तो 5 साल होगा। अब 5 प्लस 5 प्लस 5 होता है 15, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस 15 ये होगा इसका आंसर। तो ये रहा x प्लस वाई प्लस 15। तो ये मत भूलना, देखो बच्चों दो बच्चों का उम्र यहाँ पे दिया है, तो अगर 5 साल बढ़ेगा तो दोनों का मिला के 10 साल होगा। ओके 10 साल बढ़ेगा, इसका मतलब कि एक का 5 साल और दूसरे का भी 5 साल, दोनों बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से 5 प्लस 5 लिखा। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बता रहे, इफ a 3m upon 2 phi is the midpoint of the line segment joining q and r, then find the value of m। देखो m की वैल्यू पूछा है, ये बोला गया कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लाइन बना के दिखाता हूं, समझो यहाँ पे q है -6 7 और यहाँ पे r है, ओके -2 3। अब यहां ध्यान दो, ये बोला है मिड पॉइंट, तो बीच में है m/2 एंड 5। अब देखो बच्चों जब मिड पॉइंट दिया हो और मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्ट ये पता कर सकते हो, तो देखो डायरेक्टली मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, 5 इक्वल्स टू मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, दिस अगर ये x1 y1 बोलता हूं और इसको x2 y2 बोलता हूं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 क्या होगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं मिड पॉइंट का। अगर आपका मिड पॉइंट एक्स वाई है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके देखो बच्चों ये एक मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो ये आएगा -6 प्लस -2 अपॉन 2 एंड 7 प्लस 5 अपॉन 2। देखो यहां पे आपको पता करना है सिर्फ m की वैल्यू, तो x कोऑर्डिनेट को ही इक्वेट कर दो, इसको रहने दो। तो अब ये 3 है, ओके देखो -6 प्लस माइनस माइनस, तो देखो m/2 इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस -2 कितना होता है बच्चों, -8 अपॉन 2, तो 2 4 जा, अब ये 2 वापस से उधर जाएगा तो 2 4 जा 8 होता है, सो m इक्वल्स टू -8। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। देखो मेथड जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान में रखो, अगर इनकेस वैल्यूज बदल जाएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको यूज करके, और ये है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ओके अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, if sin a equals to 1/3 then find the value of 9 cot square a plus 9। देखो बच्चों 9 cot square a plus 9 बोला है, तो इसको पता करते। पहले तो यहां ध्यान दो, ये 9 अगर मैं कॉमन ले लू तो 9 कॉमन ले लो तो क्या बचा, cot square a plus 1। डू यू रिमेंबर 1 प्लस cot square a क्या होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो ये हो गया 9 कोसेक स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर क्या, कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो देखो आपको दिया है साइन है 1/3, तो सीधी बात है कोसेक होगा 3, इसका उल्टा, तो यहां पे लगा दो। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 9 जा 81, सो 81 इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो इसी तरीके से ध्यान से पढ़ते रहो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12,
फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखो 8 सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कल के अंदर स्क्वायर है। अब यहां ध्यान दो, तो ये आपका सर्कल, उसके अंदर फंसा हुआ स्क्वायर। तो बच्चों देखो रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया है, तो अगर ये सर्कल का सेंटर है तो यानी यहां से यहां तक जो टच करता है उसको रेडियस बोलते हैं। ये 8 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक भी तो 8 सेंटीमीटर होगा। सो 8 + 8 कितना होता है बच्चों? 16 सेंटीमीटर। ये हो गया कंप्लीट। अब यहां ध्यान दो, इसको चलो नाम दे देते ए बी सी डी, ठीक है। अब ये जो हमारा स्क्वायर है, ये सेंटर ओ ले लेते, ये जो हमारा स्क्वायर है हमें पता करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या? साइड स्क्वायर। तो देखो ये साइड होता है इसका, और स्क्वायर के हर साइड इक्वल होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड स्क्वायर होता है। अब साइड स्क्वायर यानी कोई भी एक ले सकते हो, तो मैं लिख देता हूं ए बी का स्क्वायर, यानी आपको पता करना है ए बी का स्क्वायर। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये मैं फॉर्मूला लिखा हूं, आपको डायरेक्टली करना है ये ड्रॉ करके। देखो ये ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। ए बी सी, ये अगर ध्यान दोगे तो स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस, दादाजी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखो ए बी स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को मैं दोनों को एक ही बोल सकता हूं, तो 2ab स्क्वायर लिख दिया, और ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है? 16। देखो ए से लेके सी तक 16 है, तो 16 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कितना होगा? 16 स्क्वायर यानी 16 इंटू 16 अपॉन ये जाएगा 2, सो 2 8 जा, सो 16 8 जा कितना होता है? 128। अब देखो बच्चों इसके आगे बस सॉल्व करना, क्यों? ए बी स्क्वायर चाहिए था, क्योंकि यही हमारा साइड स्क्वायर है, यही हमारा एरिया स्क्वायर है, तो खत्म, आपका आंसर आ गया 128। अब यहां ध्यान दो, ये दिया है सेंटीमीटर, तो डायमेंशन क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये लिखना मत भूलना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्पीयर्स is 64:27, then find the ratio of their surface area। देखो बच्चों रेशियो पूछा है सरफेस एरिया का, और आपको दिया है वॉल्यूम का। चलो समझ लो, दो स्पीयर है आपके पास, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2, ठीक है। अब देखो रेशियो और उसका वॉल्यूम की बात हो रही है, सो स्पीयर का वॉल्यूम क्या है? पाई 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन रेशियो बोला है, तो इसका रेशियो क्या होगा? 4/3 पाई r2 का क्यूब। देखो दो रेशियो मैंने ले लिया वॉल्यूम का, इक्वल्स टू क्या दिया बच्चों? 64/27। अब यहां ध्यान दो, 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? r1/r2 का होल क्यूब लिख सकता हूं। अब 64 किसका क्यूब है? 4 का। 27 किसका क्यूब है? बताओ बताओ। 3 का, यस। सो 4/3 होल क्यूब, तो ये क्यूब क्यूब कट गया, तो आपको रेशियो मिला r1/r2 इक्वल्स टू 4/3। बट यहां खत्म नहीं हुआ, उसका रेशियो देना है सरफेस एरिया के रिलेटेड में। तो देखो, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है हमारा? 4 पाई r स्क्वायर, तो 2 है और रेशियो ले लेते तो r1/4 पाई r2 स्क्वायर ले लेते, ठीक है। तो 4 पाई कैंसल, तो क्या बचा बच्चों? r1/r2 का होल स्क्वायर, तो r1/r2 मिला हमारा 4/3, सो 4/3 होल स्क्वायर क्या होगा? 4 square is 16, 3 square is 9. So 16/9 is your final answer. तो इसका रेशियो क्या आएगा? 16:9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। चलो बस थोड़े ही बाकी है सेक्शन ए के लिए, पहले सेक्शन ए कंप्लीट कर लो।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ट्रू और फॉल्स, 15 16 में ट्रू और फॉल्स बताना, ठीक है। द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसका मतलब क्या, देखो परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, अगर ये हमारा सर्कल है, ठीक है, तो बच्चों अगर ये टेंजेंट इधर से जा रही है तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमारा सेंटर से जाता है, तो यस, तो ये हो गया हमारा ट्रू। अब चलो नेक्स्ट देखते, इफ P ऑफ A इज प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट ए, कोई भी इवेंट को उसने प्रोबेबिलिटी ये मान लिया, ठीक है। अब देन P ऑफ A, इसका मतलब है A नॉट, P ऑफ A नॉट इज लेस देन और नॉट इवन भी बोल सकते हो, लेस देन P ऑफ A। क्या ये हर बार सही हो सकता है? चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इफ आई टॉस ए कॉइन, अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सो देयर इज चांसेस ऑफ हाफ हाफ, यानी आधा आधा चांसेस है, तो ये तो इक्वल हो गया, बट इसने तो लेस देन बोला, क्योंकि देखो बच्चों फॉर एनी इवेंट नहीं, कुछ कुछ इवेंट के लिए हो सकता है, हर इवेंट के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज फॉल्स। ओके, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज इन द ईयर 2020। देखो पहले तो मंडे संडे या मतलब वीकली कोई भी डे हो, 52 वीक्स तो कंपलसरी हर ईयर में आते हो, ओके। और लीप ईयर में जो डे से हमारा फर्स्ट ईयर का शुरू होता है, ईयर का फर्स्ट डे शुरू होता है, वो 2 चांसेस है आने का, अगर लीप ईयर हो तो, नॉर्मल ईयर तो 1। बट 2020 में हमारा मंडे से डे स्टार्ट नहीं होता है, ओके। सो 3/7 हो ही नहीं सकता, तो ये है फॉल्स। देखो बच्चों इसका मैं बता देता हूं, अगर ये नहीं दिया होता, अगर ये दिया नहीं होता तो लीप ईयर, अगर ये लीप ईयर बोलते तो मंडे आने का चांसेस है 2/7, याद रखना अगर लीप ईयर है तो। इसके लिए अगर लीप ईयर नहीं है तो आने का चांसेस है 1/7, तो ये याद रखना प्रोबेबिलिटी, ये 2 हो सकता है अगर लीप ईयर नहीं हो तो, अगर लीप ईयर हो तो ये, ओके। अब अगर ईयर दिया हो तो आपको पता करना होगा कि ईयर का फर्स्ट डे कौन सा था। तो इसी के साथ मैं सेक्शन ए कंप्लीट करता हूं। सो स्टे ट्यून फॉर द सेक्शन बी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे के वीडियोस के लिए, एंड कीप लर्निंग।